बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जून की समात के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बहुत तवील समात थी, इसलिए एक वीडियो में मुमकिन नहीं है, ना ही दो वीडियोज़ में मुमकिन है, बल्कि 3 वीडियोज़ में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा। ये दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो इसके बाद लगाऊँगा। और पिछली वीडियो या काजी फ़ाइज़ साहब एक केस से मुतल्लिक़ा शुरू से जो वीडियोज़ हैं वो एक जो प्ले लिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर उसमें मौजूद है, और इस वीडियो के कमेंट्स में भी वो प्ले लिस्ट जो है मैं पोस्ट कर रहा हूँ। आप पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहें इन चीज़ों का। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि फ़रोग़ नसीम साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस का हवाला दिया है, और वो इसलिए हवाला दिया है कि उन्होंने पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक दिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे दलाइल दिए कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जजेस जो हैं वो भी जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, और इसके लिए उन्होंने 15 जून की समात में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का भी एक फ़ैसला जो है वो पढ़कर सुनाया, जो असगर खान केस में था, जिसमें ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जजेस जो हैं वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जजेस जब सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो उसके बाद जो एक रेगुलेशंस हैं 1969 की, उन रेगुलेशंस के तहत अगर कोई जो पाकिस्तान की सर्विस में आता है, अगर उसके बीवी बच्चे उनके असासे और जदादे हैं और वो जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, वो रेगुलेशंस उन्होंने पढ़ के बताई। इन रेगुलेशंस पे जजेस का क्या कहना था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको वो रेगुलेशंस पढ़ कर बता देता हूँ कि वो रेगुलेशंस क्या हैं। इन रेगुलेशंस पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जजेस की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि ये ड्रैकोनियन हैं और ये मार्शल रेगुलेशंस हैं और एक डिक्टेटर के दौर में आई, और इस पर फिर फ़रोग़ नसीम साहब ने जो बताया वो आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये रेगुलेशंस ये कहती हैं, मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। वैसे ये है, दो चीज़ें उन्होंने कोट की, एक द रिमूवल फ्राम सर्विस स्पेशल प्रोविजंस रेगुलेशंस 1969, और दूसरा उन्होंने कहा लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मींस पनिशमेंट रेगुलेशंस 1969। अब ये जो 1969 के रेगुलेशंस हैं, इनका रेगुलेशंस क्या हैं? वो रेगुलेशंस ये कहती हैं कि अक्सर ये बात मुशाहिदे में आई है कि सरकारी मुलाजमीन या किसी कॉरपोरेशन में मुलाजिम अफराद का ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल अपनी जायज़ आमदनी के मुताबिक नहीं होता। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए पाकिस्तान के आइन के शेड्यूल 6 के तहत 1969 रेगुलेशंस, यानी अपनी बसात से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद के लिए सज़ा की रेगुलेशंस जो है द लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मींस पनिशमेंट रेगुलेशंस 1969 नाफिजुल अमल है, जिसके तहत ऐसे अफराद को जो कि करप्शन में मुलविस हों या उनकी ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल उनकी जायज़ आमदनी के मुताबिक ना हो तो सज़ा का मुस्तहिक़ करार दिया गया है। और कहा यह गया कि ये जो रेगुलेशंस हैं इनके तहत ऐसा शख्स ये जो किसी सरकारी मुलाजमत में हो या किसी कानून के तहत वजूद में आने वाले इदारे या कॉरपोरेशन में मुलाजिम हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ ऐसा हो जो कि उसकी जायज़ आमदनी के ज़राए से मुमासलत ना रखता हो, तो ऐसी सूरत में उसे 3 साल कैद बामुशक्क़त या जुर्माना की सज़ा या जायदाद की कुर्की की सज़ा या ये तमाम सज़ाएँ या इनमें से कोई भी 2 सज़ाएँ दी जा सकती हैं। ये तो है सज़ा। आगे कुछ और भी बताया गया कि इस रेगुलेशन के तहत दी हुई तोज़ी के मुताबिक जायज़ आमदनी में मुदर्रज झैल चीज़ें शामिल नहीं होंगी। कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको आप जायज़ आमदन नहीं कह सकते। नंबर 1, ऐसी आमदनी जिसके लिए वो कोई वजाहत पेश ना कर सके। दूसरा, ऐसी आमदनी जो कि कानूनी तरीक़ाकार के अलावा ऐसे ज़राए से हासिल की गई हो जिन्हें मुस्तनद दस्तावेज़ात के ज़रिए साबित किया जा सकता हो। अच्छा, तीसरा यह है कि किसी ऐसे फ़र्द से हासिल की गई आमदनी जिसके पास उस वक्त कमाने के जायज़ ज़राए नहीं थे। उसके बाद कहा गया कि इस कानून ये जो कानून बताया गया है ऐसे अफराद पर भी लागू होगा जो किसी वक्त पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमत में था या किसी और इदारे या कॉरपोरेशन में काम कर रहा था। इसी तरह अगर सरकारी मुलाजिम के बीवी बच्चे अपनी बसात से बढ़कर ज़िंदगी गुजार रहे हों तो उससे ये समझा जाएगा कि वो सरकारी मुलाजिम अपनी बसात से बढ़कर ज़िंदगी गुजार रहा है। ये रेगुलेशंस हैं, और इन रेगुलेशंस के तहत जो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जजेस क्योंकि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं तो इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि बीवी बच्चों
कि जो असासे जदादें हैं मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये रेगुलेशंस पढ़ के और उन्होंने कहा कि इसके तहत जजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको जवाब देना है। ये रेगुलेशंस उन्होंने पढ़ के बताई। इन रेगुलेशंस पे जब उन्होंने ये पढ़ कर बताई तो इस पर कहा गया जजेस की जानिब से कि आप ये बताएं कि इस हवाले से आपके रेफरेंस में या शोकॉज नोटिस में कोई बात लिखी हुई है। अगर ये रेफरेंस में नहीं है तो फिर अब आप इस मौके के ऊपर ये पॉइंट कैसे जो है वो आप उठा सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा फ़रोग नसीम साहब ने, क्योंकि उमर रज़ा बंदियाल साहब ने एक मौके पे जाके ये कहा आगे चलकर कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये मार्शला रेगुलेशंस मार्शला के दौर में आई ये रेगुलेशंस, तो ये हैप्पियर लॉ नहीं है। तो इस पर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का उन्होंने फ़ौजी फाउंडेशन केस का हवाला दिया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो कलअदम करार नहीं दिया। और 18वीं तरमीम में उन्होंने इशारा किया, रज़ा रबानी साहब जो कि मौजूद थे राइट साइड पर पहली लाइन में बैठे थे कि रज़ा रबानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। 18वीं तरमीम में बहुत कुछ आइन में से निकाला गया, नई चीज़ें ऐड की गई। तो अगर ये अच्छा लॉ नहीं था तो निकाल देते, लेकिन अगर क्यों ये लॉ मौजूद है तो इसलिए ये मतलब इसकी एक हैसियत है क्योंकि ये लॉ मौजूद है और आइन की इसको बैकिंग भी हासिल है। इसके बाद उन्होंने कुछ और पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जैसे सो मोटो पावर्स हैं, अक्सर ये होता है कि इलेक्शन पिटीशन जो है उसमें कोई खामियां होती हैं और वो इलेक्शन पिटीशन उठा के और बाहर फेंक दी जाती हैं, लेकिन जब मामला इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन आज खुद प्रोसीडिंग के तहत उसको आगे लेकर चलता है। फिर ये भी पूछा गया जजेस की जानिब से कि कैसे तय होगा या कैसे तय हुआ कि इनके जो लिविंग स्टाइल है वो उनकी जो आमदन है उससे ज़ायद है, या ये कैसे आपने तय किया कि उनके जो असासे आमदन से ज़ायद हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक, वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक ये चीज़ें उन्होंने जो है वो डिक्लेयर नहीं की हुई, बल्कि उन्होंने बताया कि जैसे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनकी एहलिया ने भी ये चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर नहीं की हुई। फिर उन्होंने ये कहा जजेस ने कि ये किसी न किसी फोरम पे तो पहले तय होगा ना कि आमदन कितनी है, असासे कितने हैं। और फिर एक और बात कही गई फ़रोग नसीम साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी वो ये कहते हैं कि 2008-9 में उन्होंने टैक्स रिटर्न जमा कराए, फ़ायज़ ईसा साहब ने उसके बाद जमा कराते रहे, क्योंकि ये भी बात आती है कि जिसकी इतना जो टैक्स देता रहा है जो शख्स, उसको क्या ज़रूरत है ये असासे छुपाने की। उन्होंने कहा ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि अगर एक अमीर शख्स है उसने अपने आमदन और अपने असासे डिक्लेयर किए हुए हैं और उसके बाद में इजाफी एसेट सामने आ जाते हैं, तो फिर वो ये कहे कि जी मैं तो इतना अमीर आदमी हूँ, तो मैंने तो इतना अमीर आदमी हूँ, मेरे लिए तो ये कुछ और जो असासे आए हैं ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैं तो इतना टैक्स भी देता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। जो इजाफी एसेट्स आएंगे उसका वो शख्स जवाबदेह होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो हैं क्या नाम है उनका, मकबूल बाक़िर साहब, उन्होंने कहा कि मैं आपसे जो है वो इत्तफाक नहीं करता, और उन्होंने कुछ जो है वो रिमार्क्स दिए कि पहले किसी फोरम पर साबित करना होगा आपको कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके पैसों से ये असासे बनाए गए हैं, तो फिर आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ज़िम्मेदार करार देंगे, फिर वो जवाब देंगे। तो फिर आगे जवाब दिया फ़रोग नसीम साहब ने। उन्होंने कहा मेरा आपसे 15 साल का तल्लुक़ है, एहतराम का तल्लुक़ है, इज़्ज़त का तल्लुक़ है, लेकिन मैं भी आपसे ख़िलाफ़ करूँगा कि हमने जब टैक्स रिकॉर्ड देखा है दोनों का, मियाँ बीबी का, उसमें डिक्लेयर नहीं है। तो ये चीज़ साबित हो गई कि दोनों में डिक्लेयर नहीं है, तो उनको उसमें डिक्लेयर करना चाहिए था। ये मिसकंडक्ट है और अब ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक सरकारी ऑफिसर है और उसका बच्चा या उसके पास मर्सिडीज़ है और या उसके पास रेंज रोवर है, बड़ी गाड़ी है, और उसकी तनख्वाह थोड़ी सी है, 1 लाख उसकी तनख्वाह है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ से ये पैसे आए, कहाँ से गाड़ी ली जो कि इतनी बड़ी आपके पास गाड़ी है। और उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बच्चों की जो ये असासे जदादें और उनकी बीवी के सामने आई हैं, ना ये मॉर्गेज हैं ना ये कोई और, ये तो एक तरह से नकद ली गई हैं। उस वक्त बच्चे, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, एहलिया बता नहीं रही, तो इसलिए क्योंकि अब ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जारी है तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये बताना होगा। फिर उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कि अगर बीवी इंडिपेंडेंट है तो 116 के तहत तो आपने वो असासे डिक्लेयर करने होते हैं जो कि आपके सोर्स से लिए गए हों। अगर बीवी डिपेंडेंट है और बीवी हो सकता है उसको विरासत में मिला हो, अपनी आमदन से उसने लिया हो, तो फिर आप कैसे जो है वो कह सकते हैं कि काजी फ़ाइज़ से जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि हम यही तो कह रहे हैं कि उनकी एहलिया बता दें, अगर उनकी एहलिया बता दें तो बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
और उन्होंने इंडियन एक केस का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उस इंडियन जज को जिसको निकाला गया था उसके भी अनएक्सप्लेन्ड जो है वो एसेट सामने आए थे, जिसके बाद उनको जो है वो निकाल दिया गया था। तो लेकिन ये जो मेरी इस वीडियो में मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी वो 1969 की रेगुलेशंस थी, जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं। अब देखते हैं कि जजेस इसके ऊपर जब फैसला लिखते हैं तो इन रेगुलेशंस को कैसे डील करते हैं, इस पर क्या वो कहते हैं, किधर इनको रेगुलेशन को करते हैं। लेकिन आज जो समाज में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ जजेस के क्या रिमार्क्स थे हुकूमत के एहतसाब के हवाले से और कंसिक्वेंसेस के हवाले से, नताइज के हवाले से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये रेगुलेशंस थी जो उन्होंने बताई हैं। तीसरी वीडियो में मैं दीगर अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।